आज के वक्त में ये रिटायरमेंट प्लानिंग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? रिटायरमेंट प्लानिंग चालू करने का सही समय आज है। आज नहीं, इनफैक्ट कल था। अब कल तो वापस आ नहीं सकता, तो मैं तो कहूंगा कि आज से ही चालू करें। डाले 18 लाख रुपए ही, लेकिन आपने जल्दी शुरू किया तो आपको 1.5 करोड़ रुपए मिल गए। आपने लेट शुरू किया तो आपको मात्र 34-35 लाख रुपए मिले। तो ये फर्क है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ आपके पास कितना पैसा है वो जरूरी नहीं है। इन्फ्लेशन एक आपके कॉर्पस को या आपकी सेविंग्स को बहुत तेजी से काटता है। 5 से 6% इन्फ्लेशन भी अगर मैं पकड़ूं तो आज जो वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है वो आज से कुछ समय बाद 15-20 साल बाद वो ही वैल्यू 20 लाख रुपए की रह जाएगी। कई लोगों को नहीं समझ आता है, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते। लेकिन एक 40 से 50 साल की एज वाले व्यक्ति को आप एडवाइस करेंगे कि वो इक्विटी की तरफ जाए? जो भी मार्केट में रहा है उसने पैसा बनाया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने पैसा गंवाया नहीं है। जितने लोगों ने पैसा कमाया उससे ज्यादा लोगों ने गंवाया भी होगा, लेकिन जो गंवाने वाले हैं उसमें एक पैटर्न बहुत शार्प है कि उनमें वो पेशेंस नहीं थी और वो शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर आए थे, लेकिन मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे। जो पहले के लोग अपनी सोच रखते थे, उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्लॉटिंग क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट सोच क्या होनी चाहिए, जेनजीज ये चाहते हैं कि बस वो जल्द से जल्द रिटायरमेंट ले लें और इतना बड़ा कॉर्पस वो आने वाले वक्त में तैयार कर लें कि बस वो आराम की लाइफ जिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई जेनजीज के लिए, मतलब कोई जेनजीज अपनी प्लानिंग कर रहा है रिटायरमेंट की, उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? 50-30-20 का बहुत कन्वेंशनल रूल है कि 50-30-20 का मतलब क्या है कि जितना भी आपकी अर्निंग हो रही है उसका 50% आप अपनी जरूरतों यानी नीड्स पे लगाइए, 30% अपनी चाह यानी वांट्स पे लगाइए और 20% सेव कीजिए। तो सेविंग रेट 20% के आसपास से अगर आप चलते रहेंगे तो एक अच्छा ठीक ठाक पोर्टफोलियो बना लेंगे जो आपको जब रिटायर होंगे तो सही वो देगा। लेकिन अगर आपको फायर में जाना है और वो अचीव करना है तो आपको जो सेविंग्स रेट है वो आपको अपनी 50-60-70% तक ले जानी पड़ेगी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास शो में जिसका नाम है पॉलिसी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, जब भी हम रिटायरमेंट की बात करते हैं ना, तो लोग कल के ऊपर छोड़ देते हैं कि आने वाला वक्त है, यानी कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, हम कल शुरुआत कर लेंगे। लेकिन इसकी वैल्यू आज के वक्त में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, ऐसे में रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग ये नहीं समझ पाते कि कब से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। आखिर कौन कौन से फंडे उनको रिटायरमेंट प्लानिंग के वक्त अपनाने चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में उनकी जो लाइफ है, उनकी जो परिवार है, वो बहुत सिक्योर रहे और अच्छा खासा कॉर्पस वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो है बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ भी लोग जाते हैं। लेकिन आज भी कई लोगों का जो भरोसा है ना, वो एफडी, एनपीएस, ये तमाम जो सरकारी इंस्ट्रूमेंट है, इन पर ही बना रहता है। लेकिन इन सब के इतर अगर कोई रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करता है, तो उनको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस पॉडकास्ट में हम सारी इन डेप्थ की चीजों को उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर आपके रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी शुरुआत इसकी होनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा जोर देना चाहिए, क्या थंब रूल आपकी लाइफ में होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान। उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं तो बता दें कि विश्वजीत गोयल हैं, जो बिजनेस हेड है पेंशन बाजार के। बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत हमारे इस खास शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। जैसे कि आज का बहुत बेसिक सा टॉपिक है और कहीं ना कहीं हर किसी की जिंदगी से ताल्लुकात भी रखता है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि कब से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। सबसे पहले ना मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के वक्त में ये रिटायरमेंट प्लानिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने आज एक बहुत ही मेरे दिल के करीब और एक काफी अहम मुद्दा उठाया है। रिटायरमेंट को मैं ऐसे देखता हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिटायरमेंट को लोग बाग एक स्टिग्मा की तरह भी देखते हैं कि यार रिटायरमेंट हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा या मैं काम नहीं करूंगा उसके बाद। ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग को आप एक तरीके से ऐसे समझिए कि आप अपनी शर्तों पे जीना चाहें, जब चाहें वो करें और आपको पैसे की चिंता ना हो। बहुत सरल भाषा में अगर आप जाने तो रिटायरमेंट प्लानिंग को मैं यही बोलता हूँ। अब हाँ, उसको कैसे अप्रोच करें, उसकी तरफ कैसे जाएं और उसकी जरूरत क्या है। मैं ये बोलूंगा कि हिंदुस्तान में हमारा स्ट्रक्चर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज से आप करीबन 26 साल पहले जाइए, 25-26 साल पहले जाइए तो 2000 के आसपास एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी
हम लोगों की 61-62 साल हुआ करती थी। आज की डेट में हिंदुस्तानी एक एवरेज 72-73 साल जीता है। तो ये 10 साल का पीरियड जो बढ़ा है वो हमारी मेडिकल एडवांसमेंट, लोगों की लॉन्जेविटी बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब, इसका साथ साथ एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि आपको उतने समय के लिए अपने कैश फ्लोज, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेडी रखना है ताकि आप वो सस्टेन कर पाए। दूसरी चीज, हमारी सोशल स्ट्रक्चर थोड़े चेंज हुए हैं। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। हाँ। तो अब बड़े बड़े परिवार में ये होता था कि यार 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो कोई ना कोई किसी का ध्यान रख लेगा। लेकिन अब छोटे परिवार हैं तो आप ऐसे समझिए कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी होती जा रही है। और तीसरी चीज, मेडिकल इन्फ्लेशन। आप देखिए, इन्फ्लेशन अमूमन तौर पे लोग बाग 4-5%, 6% की बात करते हैं। हाँ। लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन 15-16% तक भी है। तो वो एक चीज है जो रियलिटी है, और उसको समझते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है। विश्वजीत, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अब मैं आऊंगी एज फैक्टर पे। अक्सर लोग बाग कहते हैं ना कि जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करो तो वक्त से पहले करो, यानी कि कई लोग तो जैसे नौकरी लग जाए तभी से अवेयर हो जाते हैं। लेकिन आज के वक्त में जिस तरीके से मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मौजूद हैं, तो लोग सोचते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग देखा जाएगा, लेकिन अभी चलिए पैसा कमा लेते हैं। तो एज फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? आप क्या मानते हैं कि कितने वक्त में रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? मैं तो बोलूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग चालू करने का सही समय आज है। आज नहीं, इनफैक्ट कल था। अब कल तो वापस आ नहीं सकता, तो मैं तो कहूंगा कि आज से ही चालू करें। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि हाँ, अब इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम 40 या 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग चालू करेंगे। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई बंदा 30 साल की उम्र में 5,000 रुपए महीना के डालता है, और 60 साल में रिटायरमेंट एज पकड़ता हूँ, तो वो पूरे 30 साल में लगभग 18 लाख रुपए डालेगा। और 18 लाख रुपए उसके 30 साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे, अगर मैं 12% की रिटर्न मानता हूँ तो। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई बंदा 50 साल की उम्र में चालू करता है। 50 साल की उम्र में वो अगले 10 साल तक 15,000 रुपए महीने के डालता है, तो वो भी डालेगा 18 लाख रुपए ही। लेकिन उसको पता है कितना मिलेगा? 33-34 लाख रुपए। अच्छा। तो ये फर्क समझिए आप कि आपने वही डिसीजन, आपने डाले 18 लाख रुपए ही, लेकिन आपने जल्दी शुरू किया तो आपको 1.5 करोड़ रुपए मिल गए। आपने लेट शुरू किया तो आपको मात्र 34-35 लाख रुपए मिले। तो ये फर्क है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ आपके पास कितना पैसा है वो जरूरी नहीं है। आप कितना समय मार्केट में लगा रहे हैं पैसे को, कितना समय उस पैसे को संजो के रख रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो more than that, I think time in the market is also a very, very critical factor in retirement planning. आपने जैसे ना ये कहा कि अगर वक्त से पहले अगर सेम अमाउंट आप टाइम पे लगाते हैं तो वही अमाउंट करोड़ में बन जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में अगर जिन लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है, वो ये सोचते हैं कि कल हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेंगे और अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नजरिया रखते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी दिया करोड़ों का, तो आपको लगता है कि अगर आने वाले वक्त में अगर कुछ लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें करोड़ों का कॉर्पस तैयार करना है, तो उसकी जो कहीं न कहीं अगर वैल्यू देखी जाए तो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जिस तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन से ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं जहाँ पर वो अच्छा रिटर्न पाके अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को सेफ तरीके से, सेफ ज़ोन में जाके तैयारी कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं यही बोलूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, और जैसे जैसे हमारे देश में ऑप्शंस काफी समय से अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता और उनके बारे में जानकारी और भी ज्यादा आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। आप इंटरनेट पे बैठिए, आप बहुत से ढेरों ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। रिसर्च अपनी खुद कीजिए। कुछ ऑप्शंस मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन्फ्लेशन एक आपके कॉर्पस को या आपकी सेविंग्स को बहुत तेजी से काटता है। 5 से 6% इन्फ्लेशन भी अगर मैं पकड़ूं तो आज जो वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है, वो आज से कुछ समय बाद, 15-20 साल बाद, वो ही वैल्यू 20 लाख रुपए की रह जाएगी। तो इतना बड़ा गैप तक आ सकता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव करना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न दे, ताकि आपकी जो वैल्यू है, बाइंग पावर है या परचेजिंग वैल्यू है, वो प्रिजर्व रहे। अब उसके लिए आप चुनाव कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देयर आर मार्केट में म्यूचुअल फंड एंड इक्विटीज हैं।
इक्विटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय पे गिव और टेक 12 से 14% रिटर्न आपको दे जाएंगे। मार्केट में गवर्नमेंट बैक्ड काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक सेफ सिक्योर रिटर्न देते हैं। देन देयर आर ऑप्शंस, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, अलग अलग तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं सभी को एक सलाह ये दूंगा कि आप एक मिक्स ऑफ एसेट्स रखिए, आप हर तरह के एसेट्स को रखिए, अपने लाइफ स्टेज को देखते हुए, अपने गोल्स को देखते हुए आप एक अच्छा मिश्रण बनाइए। एक उदाहरण के तौर पे आप ऐसा रख सकते हैं कि 50 से 60% आपने इक्विटीज रखी हुई हैं, 15 से 20% आपने ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस का मिक्स रखा हुआ है, 15 से 20% आपने रियल एस्टेट में रखा हुआ है। तो एक मिश्रण बनाइए, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में सारा पैसा मत डालिए। कई लोग ये भी भूल कर देते हैं कि भाई हमने रियल एस्टेट ले लिया, मेरे पास एक घर है तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, लेकिन आपके घर तो एक आपके ऊपर छत है, लेकिन रोजी रोटी खाना कौन देगा? तो आपको हर चीज को सोचते हुए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाइए, और मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। विश्वजीत, आपने कहा कि जैसे 50% इक्विटी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि 40 से 50 साल की एज में वो प्लानिंग कर रहा है कि चलिए, कई लोगों को नहीं समझ आता है, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते, लेकिन एक 40 से 50 साल की एज वाले व्यक्ति को आप एडवाइस करेंगे कि वो इक्विटी की तरफ जाए? देखिए, मैं बोलूंगा कि अगेन एज के हिसाब से इक्विटी का मिश्रण थोड़ा आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इक्विटी में एक्सपोजर रखना बहुत जरूरी है। इक्विटी में एक्सपोजर रखते हैं तो वो आपको एक अपसाइड देता है, एक आपको हायर रिटर्न का पोटेंशियल देता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 100% डालिए या 50% डालिए, देयर इज नो राइट नंबर फॉर इट। वो आपके, अगेन जैसा मैंने कहा, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे डिपेंड करता है, आपके लाइफ स्टेज और गोल्स पे डिपेंड करता है। इक्विटी मार्केट्स हिस्टोरिकली लंबे समय तक जो भी मार्केट में रहा है उसने पैसा बनाया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने पैसा गवाया नहीं है। जितने लोगों ने पैसा कमाया उससे ज्यादा लोगों ने गंवाया भी होगा, लेकिन जो गंवाने वाले हैं उसमें एक पैटर्न बहुत शार्प है कि उनमें वो पेशेंस नहीं थी और वो शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर आए थे, लेकिन मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म लंबा है तो मेरे हिसाब से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट उठाइए, आपके लिए वो वैल्यू देगा। लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। बैलेंस पोर्टफोलियो की आपने बात कही, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को नहीं पता आज भी कि आखिर ये बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है, कितना कितना मिश्रण कितना होना चाहिए, यानी कि कितने प्रतिशत किस साइड जाना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए कितना कितना मिश्रण होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, इसका कोई एक सीधा आंसर नहीं है, क्योंकि वो सब बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है, आपकी रिस्क एपेटाइट है और आपके गोल्स पे निर्भर करता है। बट मैं कुछ एक मोटे मोटे बेंचमार्क्स शेयर कर सकता हूँ, जो मेरे को लगता है। एंड अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं उसमें जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये कहूंगा कि अगर आप यंग एज में हैं, यानी 25 से 35 साल के एज कोहॉर्ट में अगर मैं पकड़ता हूँ आप हैं, तो आप इक्विटीज में हाई जा सकते हैं। आप इक्विटी रख सकते हैं, 60, 65, 70% तक भी इक्विटी रख सकते हैं। बाकी जो ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ, जो थोड़े से स्टेबलर और मॉडरेट रिटर्न्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका मिश्रण आप 20 से 25% रख सकते हैं। जो बैलेंस है वो आप बैंक डिपॉजिट्स या रियल एस्टेट में अगर कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है किसी के साथ मिला के, तो वो कर सकते हैं। अगर आप वही एज ब्रैकेट आप 40 से 50 साल की एज का लेते हैं, तो 40 से 50 साल की एज में अब आप अगर आप देखिए तो आपकी इनकम अच्छी आ रही है, और आप लेकिन एट द सेम टाइम आप रिटायरमेंट के नजदीक आ चुके हैं, तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि आप इक्विटी का एक्सपोजर आप अपना 35% से 50% के बीच में रख सकते हैं। अपने जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके एनपीएस, ईपीएफ, पीपीएफ, क्योंकि इनके होराइजन्स भी होते हैं 8-10 साल के और आपके पास वो समय है, तो आप इनका मिश्रण थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेबलर रिटर्न देंगे, सिक्योर रिटर्न देंगे। हाँ। और आप इस समय उस स्टेज पे होंगे जब आप अपना रियल एस्टेट वगैरह में भी देख सकते हैं, तो वो भी आप मिक्स में ला सकते हैं अपने। अगर आप 50 के ऊपर हैं तो तब मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगेन मार्केट के अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स होते हैं। तो अगर आपको मार्केट में रिटर्न चाहिए और आप अगर अभी घुस रहे हैं 50 साल की एज के बाद, तो देन आपके पास टाइम कम है,
और प्लस आपकी उस एज में आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं बोलूंगा उसमें आप इक्विटी थोड़ा और कम कर लीजिए, आप 25 से 35%, 40% भी रख सकते हैं और बाकी सारे एसेट्स में मिला के रिमेनिंग अमाउंट डाल सकते हैं। तो एक मोटा मोटा ये नंबर्स हैं, बट अगेन देयर आर इन्वेस्टर्स जिनको मैं जानता हूं जो 55 की एज में, 54 की एज में आज भी 70%, 75% इक्विटी में रखते हैं। बट वो अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो मैंने नंबर्स आंकड़े बताए वो एक आप कह सकते हैं कि एक आम तौर पे कॉमन मैन जिसको कुछ नहीं पता है या बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, वो भी फॉलो करे तो एक डिसेंट पोर्टफोलियो बना सकता है। जिस तरीके से आपने ऑप्शंस की तो बात कर दी है, यहाँ पे ना एक ऑप्शन जो मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। एक तरफ इक्विटी गोल्ड तो है ही, लेकिन एसआईपी का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसमें बहुत तेजी से अपना पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर इस और लोग जाते भी हैं तो ऐसे और कौन से वो ऑप्शन हो सकते हैं जहां पे अगर वो इन्वेस्ट करने की सोचे, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल लेके चले और उन्हें रिस्क से बिल्कुल मुंह ही नहीं लगना है, मतलब कि रिस्क उनकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। वो सेफ साइड चलना चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा पोर्टफोलियो सेफ रहे, हरा भरा रहे। तो वो फिर कौन से ऑप्शन की तरफ जाए, क्योंकि एफडी में हम देख सकते हैं कि 6 से 7% इतना ही मिल पाता है आज के वक्त में। जिस तरीके से अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो फिर वो किस तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करेगा? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में काफी सारे ऑप्शंस हैं जो डेट हैवी होते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो डेट हैवी रख सकते हैं। एफडी में जैसा आपने कहा कि 6 से 7% के करीब रिटर्न आता है, लेकिन उसमें भी फिर टैक्स लगता है। तो जो गेन्स हैं वो टैक्सेबल हैं, और अगर आप 30% हाई टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 6% आपका, आप गणित कर सकते हैं कि 4-4.25% के करीब ही रह गया, जो कि इन्फ्लेशन से कम है। तो एफडी अगेन, एफडी में आप थोड़ा बहुत पोर्शन डाल सकते हैं, बट ज्यादा पोर्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि अगेन फिर आपके रिटर्न कैप हो जाएगा, अपसाइड उसकी कैप हो जाएगी। डेट फंड्स आप देख सकते हैं, डेट फंड्स आपको एक बेटर रिटर्न देते हैं और उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस भी लाइटर हैं। अगर आप इक्विटी में बिल्कुल नहीं डालना चाहते, बिल्कुल ही सेफ चलना चाहते हैं, तो डेट है, गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपको स्टेबलर, मॉडरेट रिटर्न बट स्टेबलर रिटर्न दे सकती हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। उसके अलावा जो सरकारी कुछ ऑप्शंस हैं, ईपीएफ, पीपीएफ, जो आपको 7 से 8.5% के करीब के बीच की रिटर्न देते हैं, वो भी बेटर ऑप्शन है, जिसमें भी टैक्स सेविंग्स भी है। उसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसे पीपीएफ में आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो वो सब फैक्टर इन करते हुए आप मिश्रण बना लीजिए सेफ इंस्ट्रूमेंट्स का और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आजकल ना जेनजीज का बड़ा चलन चल रहा है। जिस तरीके से उनका माइंडसेट है, उनकी आइडियोलॉजी है, वो बहुत अलग है। जो पहले के लोग अपनी सोच रखते थे, उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्लॉटिंग क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट सोच क्या होनी चाहिए। जेनजीज ये चाहते हैं कि बस वो जल्द से जल्द रिटायरमेंट ले लें और इतना बड़ा कॉर्पस वो आने वाले वक्त में तैयार कर लें कि बस वो आराम की लाइफ जिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई जेनजीज के लिए, मतलब कोई जेनजीज अपनी प्लानिंग कर रहा है रिटायरमेंट की, उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बोलूँगा आजकल एक बहुत बड़ा फैड चल रहा है, फायर मूवमेंट चल रही है, व्हिच इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। और जेनज़ीज़ इससे बहुत रिलेट करते हैं कि यार मैं तो 35 साल में रिटायर हो जाऊँगा, मैं तो 40 साल में रिटायर होऊँगा, उसके बाद काम ही नहीं करूँगा। देखिए, रियलिटी में देखने में और कंसेप्चुअली बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही मैं कहूँगा कि लुभावना कॉन्सेप्ट है। लेकिन रियलिटी में मेरे को लगता है कि अचीव करना, उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 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 व्यू पॉइंट से अचीव कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव, लेकिन अचीव करने के लिए आपको बहुत ही, या तो आप बहुत हाई अर्नर हो, ठीक है? आपकी बहुत अच्छी सैलरी आ रही है, उसके साथ-साथ आपकी सेविंग्स रेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अमूमन तौर पे एक 50-30-20 का बहुत कन्वेंशनल रूल है कि 50-30-20 का मतलब क्या है कि जितना भी आपकी अर्निंग हो रही है, उसका 50% आप अपनी ज़रूरतों यानी नीड्स पे लगाइए, 30% अपनी चाह यानी वांट्स पे लगाइए और 20% सेव कीजिए। तो सेविंग रेट 20% के आसपास से अगर आप चलते रहेंगे तो एक अच्छा ठीक-ठाक पोर्टफोलियो बना लेंगे, जो आपको जब रिटायर होंगे तो सही वो देगा। लेकिन अगर आपको फायर में जाना है और वो अचीव करना है, तो आपको जो सेविंग्स रेट है वो आपको अपनी 50, 60, 70% तक ले जानी पड़ेगी। विच मीन्स कि या तो आपको करंटली जितने भी साल आप अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, बहुत ही फ्रूगल लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप काम चालू करते हैं करना, तो शुरू में आपकी अर्निंग थोड़ी कम होती है,
उसके बाद वो बढ़ती है ग्रेजुअली। बिल्कुल 40 से 50 साल का दौर ऐसा होता है जब आपकी अर्निंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आप एक उस पद पे पहुंच चुके होते हैं, एक सीनियरिटी पे पहुंच चुके होते हैं कि आपकी इनकम उस लेवल पे हो जाती हैं। अगर आप अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी अगर आपने 25-20 साल की उम्र में चालू किया है तो कोई भी बिजनेस चालू होकर उसके रिटर्न्स देने में लगते हैं। 10-12 साल में एक अच्छे आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो। तो हाई अर्निंग ईयर्स आप छोड़ रहे हो, आप लो अर्निंग ईयर्स पे बहुत हाई सेविंग्स रेट से भी ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिकली मैं ये बोलूंगा कि इट इज अचीवेबल बट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो मेरा एडवाइस तो ये रहेगा कि आप इसको ऐसे मत सोचिए कि यार मैं 35 साल के बाद काम करना छोड़ दूंगा। आप ऐसे सोचिए कि आप एक एक उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने एक अच्छा खासा कॉर्पस बना लिया है। उसके बाद आप अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। काम करना, मतलब मैं तो सोचता हूं कि काम करने की कोई एज नहीं है। लेकिन काम करना छोड़ना, काम अपनी शर्तों पे करना, वो एक अच्छा गोल हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ही काम बंद कर देना वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है, इज व्हाट माय एडवाइस इज। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि आखिर आज के जो बदलता दौर है और जेनज़ीज़ की सोच वाली जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग का मेथड क्या है, क्या होना चाहिए? लेकिन अगर मान लीजिए किसी इंसान ने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है लेकिन वो लैग कर गया है, मतलब जो वक़्त उसके पास था, जो इनकम उसके पास थी, जब उसे शुरू करना चाहिए था, तब वो शुरू नहीं कर पाया। लेकिन उसके पास वक़्त कम बचा है, लेकिन और प्लानिंग बहुत ज़्यादा है। तो क्या फिर डेंजर सिचुएशन उसकी लाइफ़ में बन सकती है? फिर उसको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले अभी अपने डिस्कशन में कहा कि और आपके सवाल ही था कि व्हाट इज द राइट एज। हुँ, मैं तो बोलूंगा कि राइट एज एक्चुअली कल थी। हुँ, अब कल तो आ नहीं सकता, तो आज है। तो अगेन इस ग्रुप, इस कोहॉर्ट के लिए जो ये रियलाइज करता है कि मैं लेट हो चुका हूँ। मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनसे डिस्कशन होता है कि यार मैं 35 साल का हूँ और मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं सेव किया है। तो मैं अब रिटायरमेंट की सोच भी सकता हूँ या मेरे को मुसीबत ही झेलनी पड़ेगी? हाँ, मैं ये बोलूंगा कि देर इज अगेन, अगर आप 35 साल के हो तो भी आपके पास 25 साल है। 20-25 साल बहुत बड़ा समय होता है कि आप एक अच्छी खासी रिटर्न बना सकते हो। हुँ, आपकी गोल पोस्ट थोड़ी सी पुश हो सकती है, लेकिन आप चालू करो। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड से इज टू स्टार्ट। हुँ, और आप आज से चालू करो। तो अगर आप आज से चालू करोगे और एक डिसिप्लिन तरीके से चालू उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आप एक डिसेंट कॉर्पस बना सकते हो। हुँ, अब अगर हाँ, आपके गोल बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, और आप बहुत लेट हो चुके हो, तो अब उसके लिए फिर यही है कि आपको आज के करंट स्पेंड्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा सेव करना पड़ेगा। हुँ, लेकिन अगेन, उस सिचुएशन पे आप एंड ना करें। आप ये मत सोचिए कि क्या हो चुका है, अब आप सोचिए कि आगे क्या है। तो आप आगे को सुधारने के लिए आज से चालू कीजिए। हुँ। रिटायरमेंट प्लानिंग में अगर बड़ा गोल तैयार करना है, तो उसके लिए जैसे कि आपने कहा कि टाइम रहते शुरू करना चाहिए, अच्छी अमाउंट से इसकी शुरुआत की जा जा सकती है अगर करोड़ों का उसे कॉर्पस तैयार करना है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात पर आऊँ, तो आजकल लोग इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग करके हम अच्छा-अच्छा पैसा बनाएँ, जल्दी-जल्दी पैसा बनाएँ, तो क्या डिफ़रेंस है? एक आप मानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का माइंडसेट अलग होता है और इन्वेस्टिंग का माइंडसेट अलग होता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट इज अ ग्रोथ माइंडसेट। हुँ, और आपको रिटायरमेंट के लिए भी जो जोड़ना है ना, लोग बाग रिटायरमेंट और इन्वेस्टिंग कोई अलग विषय नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट विद अ लॉन्गर होराइजन इज रिटायरमेंट प्लानिंग। आप उसको इस तरीके से समझिए कि अ, आप इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य ये होता है कि यार मैं जो भी अपना पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को रिटर्न मिले, मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट इज अ ग्रोथ माइंडसेट। अब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी आप अगर अपने पैसे को लगा रहे हैं और वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो आपके लिए एक बड़ा कॉर्पस ही बना के देगा। हुँ, तो मेरे को लगता है ये दो अलग विषय नहीं है, ये एक ही विषय है। लेकिन हाँ, वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हुँ, और उसको चालू करने के लिए आप अभी से चालू कीजिए। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में अगेन अब एक चीज इसमें ये आ जाती है कि मैं अगर कम उम्र से चालू कर रहा हूं, तो कम उम्र में अगर आप चालू कर रहे हैं तो उसका फायदा बहुत बड़ा ये है कि आप छोटे अमाउंट से भी चालू कर सकते हैं। छोटे अमाउंट से चालू कीजिए और धीरे 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 आप उसको बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ रही है या आपकी अर्निंग बढ़ रही है, और वो आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे देगा। इन्वेस्टमेंट आप सही जगह कीजिए, एक हुँ। मिश्रण बनाइए, आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी। विश्वजीत, रिटायरमेंट को लेकर एक कॉमन मिथ क्या है जिसे आप तोड़ना चाहोगे? रिटायरमेंट को लेके कॉमन मिथ एक नहीं, कई हैं। मैं सबसे पहला ये बोलूँगा कि
लोग बाग कहते हैं यार मैं तो अभी बहुत जवान हूँ, मैं तो बहुत यंग हूँ, मैं क्यों सोचूं रिटायरमेंट के बारे में। इनफैक्ट मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा कि अगर आप 20 और 30 साल की उम्र में हैं तो वो सबसे बेहतरीन समय है अपने आगे भविष्य को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ पे छोटा सा अमाउंट भी आपको बड़ा कॉर्पस दे जाएगा। दूसरा बड़ा मिथ, मेरे तो यार इतनी बड़ी फैमिली है, बच्चे मेरा ध्यान रख लेंगे, मेरे आगे जाके मेरे को क्या जरूरत है। आप रियलिटी समझिए कि हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर और हमारी फैमिलीज का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो रहा है। पहले बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। तो आपको नहीं पता, मैं तो चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप एक कंबाइंड फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहें जिसमें सब एक दूसरे का ध्यान रखें, लेकिन प्रैक्टिकली वो शायद पॉसिबल ना हो। तो वो रिस्क क्यों लेना, आप अपनी प्लानिंग आप अपने हिसाब से कीजिए। दूसरा कि रिटायरमेंट प्लानिंग तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैं उसमें यही पूछना चाहूंगा, क्या रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे नहीं होंगे? आपको अपनी जीवन नहीं चलाना क्या? तो रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, रिटायरमेंट प्लानिंग सबके लिए है। इट इज नॉट अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, इट इज अबाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। तो मैं, ये कॉमन मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में रहते हैं, लेकिन आई थिंक सबके बहुत ही लॉजिकल आंसर्स हैं। और रिटायरमेंट प्लानिंग एक, मैं तो बोलूँगा फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे हमारे देश में बढ़ रही है, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में और ज़्यादा बात होनी चाहिए, और ज़्यादा जागरूकता आनी चाहिए। छोटी अमाउंट से एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो अगर मान लीजिए कोई 30,000 की नौकरी वाला इंसान है, उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? कौन-सा रूल अपनाने के लिए बताएँगे कि आप ये रूल अपनाइए और आप आने वाले वक़्त में अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? एक थंब रूल है, बहुत ही ब्रॉड थंब रूल है। मैं बोलूँगा कि अ, थोड़ा बहुत साइंटिफिकली होगा, बट एक जनरल थंब रूल ये कहता है 50-30-20। 50% जो भी आप कमाते हैं उसका 50% आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च कीजिए, 30% आप अपनी इच्छा वांट्स पे खर्च कीजिए, और 20% सेव कीजिए। एक तरीका है इसको देखने का कि हाँ, पहले आप 50%, उसका ऑर्डरिंग बहुत मैटर करता है। 50-30-20 को अगर आप खर्चों से पहले चालू करेंगे तो आपके 20 तक आते आते शायद आपके पास कुछ ना बचे। तो मैं तो बोलूंगा बस इस इक्वेशन को आप फ्लिप कर दीजिए। एक सिंपल रूल, इसको फ्लिप कर दीजिए। जो भी आपकी सैलरी आ रही है 20% सेव करना शुरू कीजिए। सेव करके उसको इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। 5,000 रुपए की, 6,000 रुपए की एक SIP चालू कर दीजिए। 30,000 रुपए आपके हाथ में आता है, 20% हो गया 6,000 रुपए, 6,000 रुपए की एक SIP चालू कर दीजिए। SIP लॉन्ग टर्म में किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स में कर रहे हैं, तो आपको 12 से 14% रिटर्न दे जाएगी, कंजर्वेटिव साइड पे 10 से 12% रिटर्न दे जाएगी। तो अगर आप वो 5,000 रुपए डालना शुरू करें और लंबे समय तक 20-25 साल में देखें, तो आपका आराम से 1 सवा करोड़ रुपए बन जाएगा। तो बिल्कुल। छोटे छोटे कदम हुँ। वो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल विश्वजीत, जैसे कि आपने कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर गिनाए हैं कि कहाँ-कहाँ पर जाकर आप किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं और कहाँ पर आप आने वाले वक़्त में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स इस वक़्त हमें देख रहे हैं ना, तो उनको बहुत मज़ा आया होगा आज के इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में, जैसे कि आपने तमाम चीज़ें उनको बताई। लेकिन दोस्तों, जब भी आप कहीं न कहीं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें, तो कुछ जैसे थंब रूल विश्वजीत ने बताया, उनको फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाले वक़्त में आपको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएँ, अपनी बात, अपनी राय ज़रूर रखें, ताकि उम्मीद करेंगे कि उसका जो जवाब है वो हमारे गेस्ट आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, फिलहाल अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।